दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में एक चर्चा करेंगे, एक बातचीत करेंगे और बातचीत मध्य भारत के एक ऐसे ताकतवर नेता से करेंगे जो अपने कामकाज के लिए, अपनी दृढ़ता के लिए और कई बार अपने बयानों के लिए भी चर्चा का विषय रहे हैं, कई बार विवाद का भी विषय बनते रहे हैं। और जितनी इनकी प्रतिष्ठा है अपने इलाके में, उतने ही इनके आलोचक भी हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल की। तो छगन भुजबल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी भुजबल साहब, हिंदी क्षेत्र में आपको काफी महत्व के साथ याद किया जाता है, खासकर जब आप सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं, एफर्मेटिव एक्शन को लेकर, आरक्षण को लेकर ये मसले जब आप उठाते हैं, तो हिंदी के जो दलित समाज है, उत्पीड़ित समाज है, पिछड़ा समाज है, आपको बहुत पसंद करता है। लेकिन सच यह है कि दूसरे तबकों में आपके प्रति एक हिकारत या एक नाराजगी या एक गुस्सा भी दिखाई देता है कई बार। इसको भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप निडर होकर बोलते हैं। कई बार आपकी ये निडरता आपको कंट्रोवर्शियल भी बनाती है, लोग आपसे परेशान भी होते हैं। लेकिन आज हम इन मसलों पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो तात्कालिक स्थिति है इस समय चुनाव की, और चुनाव में जो आपकी भूमिका है, आपकी पार्टी की भूमिका है, आपके गठबंधन की भूमिका है, उस पर बात करेंगे। सबसे मेरा पहला सवाल इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद, और दोस्तों एक बात और बता दें कि भुजबल साहब तकरीबन 76 साल के हो गए हैं। मैं अगर याद कर पा रहा हूं तो ये आज़ादी मिलने के कुछ ही समय बाद इनकी पैदाइश हुई थी, और 76 साल के होने के बावजूद ये बिल्कुल 55-60 की जो एज के पॉलिटिशियन होते हैं उतने ही एक्टिव हैं, खूब घूमते हैं, खूब प्रचार करते हैं। तो भुजबल साहब, आप सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आप चुनाव लड़ना चाहते थे नासिक से, नासिक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, क्योंकि शायद आपके मन में इच्छा थी कि राज्य के सियासत का बहुत जायजा ले लिया, केंद्र की राजनीति में भी मुझे दाखिल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, मेरा ये इंप्रेशन है। तो क्या नासिक पार्लियामेंट्री सीट से आपने ऑल ऑफ सडन अपने को विड्रॉ कर लिया? पहली बात तो ये कि इसके कारण क्या थे विड्रॉ करने के, और दूसरी बात कि उम्मीदवार कौन हो रहा है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था अखबारों में ये खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना और एनसीपी यानी अजित पवार की अगुवाई वाली पार्टी, इन दोनों में कोई विवाद चल रहा है उम्मीदवारी को लेकर। तो आपकी क्या पोजीशन है, और आप इस बारे में काइंडली हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को जरूर सही सही बात बताएं। नमस्कार उर्मिलेश जी, पहली बात तो यह है कि मैं आज नहीं, मैं शिवसेना में था और बाला साहब ठाकरे के साथ उनके बाद 2 या 3 नंबर पर जो है मैं काम करता था। तो पूरे राज्य में शिवसेना फैलाने का काम बड़ी दृढ़ता के साथ सारे जो है आपत्तियों को झेलते हुए मैंने काम किया। मगर जब मंडल कमीशन को एक्सेप्ट करने की बात आई और वहां जब मेरा और बाला साहब ठाकरे इनमें जो मतभिन्नता हुई, तो मैंने समझा कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं पवार साहब के साथ कांग्रेस में जुड़ गया और वहाँ जो है मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन करने का काम महाराष्ट्र में मैंने किया और पवार साहब के साथ ही रहा। पवार फिर विरोधी पक्ष नेता भी कांग्रेस का रहा मैं। बाद में जो है 99 में जब पवार साहब कांग्रेस के बाहर निकल गए और दूसरी पार्टी बनी, तो मैं पवार साहब के साथ गया और मैं महाराष्ट्र का एनसीपी का प्रांताध्यक्ष, पहला प्रांताध्यक्ष बना। और बाद में चुनाव तुरंत आए और मैं हाल क्योंकि कांग्रेस के कुछ ज्यादा चुनकर आए थे, हमारे 5-10 कम चुनकर आए थे, तो मैं जी दूसरी भूमिका
उप मुख्यमंत्री बना। अब इसके बाद में जो है मैं आज नहीं पहले से जो है पिछड़ों की भूमिका के लिए काम कर रहा हूं। रामलीला मैदान पर पूरी जो है मैदान भर गई थी मेरी मीटिंग के लिए। पटना में गांधी मैदान भरा था। सारे जो हिंदुस्तान में मैंने रैलीज लिए और मैं झगड़ता रहा हूं। अब यहाँ जो है ये बात बताना जरूरी है कि यहाँ नया जो एक नेता निर्माण हुआ जरंगे पाटिल, उसका एक तो जो है उसकी समझ बहुत कम है, उसकी शिक्षा या चौथी या पांचवी तक है क्या नहीं पता नहीं है। आपने कहा कि मेरे प्रशंसक है, आलोचक भी है, तो आलोचक क्यों है और प्रशंसक क्यों है ये भी जी तो मैं बताऊंगा भाई, समझे। तो जी जी ये जो शुरू कर दिया उसने कि नहीं हमको मराठा समाज को ओबीसी में ही आरक्षण चाहिए। हमने कहा ओबीसी में ये आरक्षण आपको नहीं मिलता है। वो कहता है कि हमारा मराठा समाज बहुत गरीब है। हमने कहा यह गरीबी हटाओ का प्रोग्राम नहीं है। ये जो है अगर ये प्रोग्राम ऐसा होता तो आज कितने साल से जो है हमारे दलितों को जो आरक्षण मिला उसके बावजूद झुग्गी झोपड़ियों में दलित ही रहते हैं। तो सारी कुछ गरीबी नहीं हट रही है, मगर जो दबे कुछ है उनको दूसरों के साथ लाने का ये प्रयास है, मानने के लिए तैयार नहीं। उसने जो है बीड़ में जो है हमारे 2 विधायकों के घर जलाए, ऑफिस जलाए, कई होटल जलाए, कई सारे जो है उसके लोगों ने जो है ये ऐसे ज्यादती की और कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, सब चुपचाप। बड़े बड़े लीडर एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं, पवार साहब से लेकर कोई उसका धिक्कार तो करते हैं, ये जी गलत है। तुम लोगों के जो है घर जला रहे हो। फिर मैं उसमें कूदा और मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा क्या, और मैंने फिर से जो ओबीसी की 2-2 जी 3-3 लाख लोगों की रैली लेना शुरू कर दिया। तो मेरी लड़ाई जो है पिछड़ों के लिए है, कल थी, आज है और कल भी जारी रहेगी। और उसमें वो तो बिल्कुल साफ है, कुछ लोग मेरे साथ देंगे, कुछ लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये बात हुई मेरे जी जो आज कर का मेरा जो कार्यक्रम। बात यह है क्या मैं नासिक से लड़ना चाहता था। या असल सवाल जी मैं आपको बिल्कुल कहना चाहता हूं कि मैंने नासिक से लड़ने की मनीषा कभी भी कही नहीं थी, ना मैंने कभी टिकट मांगा था। ये जो होली हमारा त्योहार है उस दिन मैं नासिक आ रहा था, मैं और मेरा भांजा समीर, तो हमको वापस बुलाया गया मुंबई में। और प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार और तटकरे हमारे प्रांत अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भाई रात को 3 बजे तक दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में अमित शाह साहब थे, देवेंद्र फडणवीस और बावनकुळे बीजेपी के थे, शिंदे थे मुख्यमंत्री, उसके लोग थे और हम लोग थे। और आज सुबह 6 बजे हम वापस आए हैं। तो बोले ठीक है, क्या हुआ फिर। तो बोले आपको जो है नासिक से लड़ना है। भाई मैंने तो टिकट मांगा नहीं है, तुम बोल रहे नासिक से लड़ना है। मैंने थोड़ा कहा, मुझे मैंने कभी ये मनीषा भी आपसे कही नहीं है। और लड़ाना है तो ये मेरा जो भांजा है समीर, ये 2009 में सांसद बना था, उसको लड़ाइए। तो बोले कि भाई जब चर्चा शुरू हुई, नासिक की बात आई, हमको पूछा गया कि तुम्हारा कैंडिडेट कौन है। तो हमने बता दिया कि हमारा कैंडिडेट समीर भुजबल है, जो फॉर्मर एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट नासिक का। तो सामने से जो है अमित शाह साहब बोले कि नहीं, वहां जो है मंत्री भुजबल जो है वही खड़े रहेंगे। और जिस ढंग से बोले एक अलग ढंग से उन्होंने बोल दिया। तो फिर शिंदे वहां मुख्यमंत्री जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि शाह साहब वहां हमारा कैंडिडेट सिटिंग कैंडिडेट है गोड से, वो एमपी है। तो शाह साहब बोले कि उसको जो है मेरे पास भेज दो, मैं उनको समझाता हूं। तो उसके बाद में कोई कुछ बोला नहीं। तो अभी तुमको लड़ना है। मैंने बोला मुझे 24 घंटा दे दो, तुम भी सोचो मैं भी सोचता हूँ। 24 घंटे के बाद दूसरे दिन गया, उन्होंने कहा कि भाई आपको ही लड़ना है। मैंने भाई फिर से देखो, नहीं आपको ही लड़ना है, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले ठीक है। मैं बोला ठीक है, फिर अच्छी बात है, देखते हैं। फिर मैंने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया, उन्होंने कहा, उनको मैं कहा क्या हुआ। तो बोले तुमको ही लड़ना है, अमित भाई ने कहा है कि तुमको ही लड़ना है। अरे
तो ये कंफर्मेशन हो गया। बावनकुळे जो उनका बीजेपी का अध्यक्ष, वो बोला कि मोदी साहब और उनकी कुछ चर्चा हुई थी, इसलिए मोदी अमित भाई ने जो है तुम्हारा ही नाम बोल दिया। बोला ठीक है, तो काम शुरू करेंगे। और ये अच्छा रहा कि मैं जब नासिक आया तो सारे तबके के लोग, ओबीसी के भी थे, मराठा समाज के भी जो लोग, वो कहते थे कि हमको विकास के लिए आप चाहिए। अच्छा, दलित समाज का भी काम यहाँ मैं करता हूँ, तो वो भी सब आए कि सब तुम्हारे लिए तो हम है। और इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज, क्योंकि वो कुछ भी तकलीफ होती है तो यही मेरे पास दौड़ते हैं, तो भाई ये तुम्हारे लिए तो हम हाजिर है भाई। तो ये जो इलाइट क्लास है जो मोदी साहब को मानने वाला, वो भी आया, बोले हम बहुत संतुष्ट हैं, हम विकास आगे बढ़ेगा और आप चुनकर आएंगे। और यहाँ की परिस्थिति जो है, यहाँ 6 लाख करीबन, थोड़ा कम मराठा समाज है, 5.5 लाख ओबीसी है, 3 लाख आदिवासी है, 2 लाख दलित है, 2 लाख मुस्लिम है, और फिर 2-3 लाख जो है ये इलाहाबाद और ये सब बीजेपी के हमारे विधायक हैं, इनके सारे। ऐसा करके मैं देख रहा था कि हमारा जो है रास्ता बहुत जो है सीधा हो गया, क्लियर है। अब मैं देखता रहा कि भाई ये बैठकर जो है ये डिक्लेयर करेंगे। तो 1 हफ्ता हुआ, कुछ नाम डिक्लेयर हो गए, मेरा नाम नहीं डिक्लेयर कर दिया। और जब हुआ है तुम्हारा, तुम सब लोग साथ में बैठे थे, तो मैं चाहता था कि आप मेरा नाम डिक्लेयर कर दे और क्लियर कट हो जाए, काम शुरू। जब तक नाम नहीं आप बोलते हैं बाहर, मैं कैसे जाकर वो कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे शोभा नहीं देता। तो ठीक है भाई, दूसरा हफ्ता आया तो है, और डिक्लेयर हो गए, क्लियर हो गए 3 पार्टी, बीजेपी, शिंदे गठ, अजित पवार गठ, बहुत सारे नाम क्लियर हो, फिर भी नाम नहीं आया। फिर तीसरा हफ्ता, फिर भी नाम नहीं आया, करीबन सब क्लियर हो गए। अब 2-4 सीटों का बात रही, तो फिर चौथा हफ्ते में फिर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और एक ही नाम डिक्लेयर कर दिया, नारायण राणे। फिर भी मेरा नाम नहीं। तो दूसरे दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि भाई मेरे वजह से अगर कुछ रोड़े पैदा हो रहे हैं सीट बंटवारे में, तो मैं अब पीछे ले रहा हूं, मैं विड्रॉ हो रहा हूं, मैं इस इलेक्शन में खड़ा नहीं रहूंगा। और जो विश्वास मुझ पर मोदी साहब और अमित शाह साहब ने बताया है, जताया है, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। मगर यहाँ जो स्थानिक परिस्थिति, अगर उन लोगों को जो राजकीय जो हमारे स्टेट के लीडर्स लोग हैं, उनको कुछ तकलीफ है, तो मैं उनके बीच में जो है रोड़े बनना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं पीछे हट गया। जी, तो मेरा ये सवाल है, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो भी ये जानना चाहेंगे कि नासिक से आपके महायुति का कौन नेता इस समय भी वहाँ पर कैंडिडेट बनने जा रहा है? देखिए, अब ये सीट जो है, ये एकनाथ शिंदे के गुट से कोई भी खड़ा रहेगा। अब उसमें जो नाम आ रहे हैं, एक तो उसने बार बार जो अभी तक जो है 1 महीने से करीबन जो अटका के रखा कि मेरा आदमी वहां सिटिंग एमपी है। हालांकि ये बात सही है कि 2009 में मेरा भांजा चुनकर आया था एमपी, 2014 में मोदी साहब की सुनामी आई, इसलिए ये गोडसे उनके साथ था तो चुनकर आया। 2019 में भी मोदी साहब उनके साथ थे तो फिर से वो चुनकर आया। हम तब विरोधी गुट में थे, विरोधी पक्ष से लड़ रहे थे। अब इस बार तो मोदी साहब ही हमको आशीर्वाद दिए थे, तो ठीक है। मगर अब तक उसने अटकाया क्योंकि कह रहा था कि गोडसे जो मेरा सिटिंग एमपी है क्या, इसलिए हम लड़ना चाहते हैं। तो जी, 1 नंबर पर तो वो है, और फिर 2 और 3 नंबर के हम 2-3 नाम बोल दिए भाई, जिसको भी खड़ा करना है नाम डिक्लेयर कर दो, वरना कल और परसों लास्ट डे है, अब 2 ही दिन बाकी है। आज नाम डिक्लेयर होंगे तो कल जो है बड़ा प्रोसेशन वगैरह निकाल के उसकी जो है नाम जो है दर्ज करेंगे, और
हार्डली 15 दिन बाकी है, प्रचार में हम जुट जाएंगे और मोदी साहब के लिए जो है हम भरसक कोशिश करेंगे कि नासिक से उनको हम विजय दिलाए, विजयी जी करें। जी, इस बारे में मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है, फिर हम दूसरे एक विषय को लेंगे जो बहुत ज़रूरी विषय है, कि जो अभी कैंडिडेट नहीं तय हुआ है और आपका नाम, आपने कहा स्वयं कि मोदी शाह जी दोनों व्यक्ति, दोनों टॉप लीडर्स चाहते थे कि आप लड़ें। तो क्या स्टेट में लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि वो मोदी शाह की जो पसंद है छगन भुजबल, उनको भी रोक लेती है? आखिर वो क्या ऐसी परिस्थिति है कि एकनाथ शिंदे ने चाहा और छगन भुजबल एमपी के तौर पे नहीं लड़े और दिल्ली की पॉलिटिक्स में नहीं आए? ये इसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? क्या राजनीति लग रही है कि शाह और मेरे मोदी की? को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो है, मैंने कहा कि मैं आभारी हूँ मोदी साहब का, शाह साहब का, मगर यहाँ के लोगों को शायद डर लगा हो कि अगर मैं खड़ा रहता हूँ हमारे महायुति के माध्यम से, तो उनको ऐसा लगा कि दूसरी जगह मराठा वोट्स उनके कट जाएंगे। अच्छा। ऐसा शायद उनको डर लगा हो, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि कि बहुत सारे लोग उनके जो है कैंडिडेट वो मराठा ही है क्या। अब ये भी है कि तुम अगर उसको चाहोगे तो और ओबीसी को नकारोगे तो ओबीसी भी तो नाराज हो सकता है। अब वही हो रहा है और हम ओबीसी के सारे जो लीडर हमारे जो है, जो फॉलोअर्स है, उनको बोल रहे हैं कि भाई छोड़ दो अभी, क्या ये लड़ाई हमको जो है मोदी साहब के लिए लड़नी है क्या, ये मान अपमान जो है जरा बाजू में रखो। मगर शायद ये कारण हो सकता है कि उनको अगर डर लगा हो कि शायद मराठा वोट्स हमारे कम हो जाएंगे क्या, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि 54% जो है ओबीसी वोट स्टेट में है और उनको आज दलित समाज भी उनके साथ है, शायद उनके ध्यान में नहीं आया हो। अब उसमें ज्यादा चर्चा करने का कारण नहीं है, लड़ाई सारी बातें पीछे गई है। अब जो है पंतप्रधान मोदी साहब के लिए लड़ना है, ये हम सबको जो मैसेज दे रहे हैं। जी, एक सवाल इस बीच में नॉर्थ इंडिया में उठ रहा है और मुझे लगता है कि उसकी गूंज महाराष्ट्र में भी पहुंच गई है। वो ये कि न केवल मौजूदा केंद्र की सरकार या ये गठबंधन जो है एनडीए जिसको बोलते हैं, जिसमें संयोगवश आप लोग भी शामिल हो गए हैं, ये आरक्षण को लेकर थोड़ी इसकी दुविधा है, कुछ समस्या है। 2015 में हमने देखा कि मोहन भागवत जी ने पटना में जाकर बोला था बिहार में कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अभी महिला बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में पिछले दिनों, उसमें भी बैकवर्ड कम्युनिटी की महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। और तीसरी बात कि ईडब्ल्यूएस तो बहुत चाव से बड़े जोश के साथ पास हुआ, लेकिन आप देखिए कि जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं इस समय, बैकवर्ड कम्युनिटी के अपॉइंटमेंट्स 27% कोटा होने के बावजूद पूरे उत्तर भारत में हिंदी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। 5% भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये डेटा खुलेआम मीडिया में घूम रहा है। मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो आपकी सरकार है केंद्र में और राज्य में जो आपकी सरकार है, क्या ओबीसी कम्युनिटी को नाराज कर केवल कारपोरेट या केवल कुछ अन्य जो ताकतें हैं या अपर स्टेटा के जो लोग हैं, क्या उनके बल पर एक बेहतर शासन चला सकते हैं? क्या वो राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकते हैं? क्या इससे महाविकास अघाड़ी की तरफ ओबीसी नहीं झुकेगा? आपको क्या लगता है? देखिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ही ये डिक्लेयर्ड हुआ 4-5 महीने पहले कि ओबीसी राज्य में आज भी 27% होने चाहिए थे नौकरियों में, सिर्फ 9% है। तो अभी तक तो कांग्रेस की राज सरकार थी, जी तभी भी नहीं पूरा हुआ। सही है बात। जी और जी ये भी उन्होंने कहा कि जो ईडब्ल्यूएस जो 10% दिया गया, वो 10 में 8.5% मराठा समाज के लोग हैं, तो वो भी तो नहीं होगा। तो हम तो मार खा रहे हैं। और हम देखिए, हम सीधे बात करते हैं, हम महात्मा ज्योतिराव फुले
शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर है। हम हमारी पार्टी अलग है और हम हमारी बात जो है महायुति में यहाँ के सरकार में रखते हैं कि भाई तुम पिछड़ों का जो है वो उनके ऊपर अन्याय ना हो, इसके लिए आपको लड़ना होगा। हम तो ये भी मांग के हैं, हमारे जो ये तुम्हारा मैनिफेस्टो है हमारी पार्टी का, उसमें भी हमने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि सबको पता चले कौन कितना है राज्य में। तो इसके हिसाब से ये जो पिछड़े हैं क्या, अब ये दलित और आदिवासी उनको तो जो है संविधानात्मक आरक्षण मिला, मगर हमारा तो फुटबॉल हो रहा है पूरे देश भर में, तो हम क्या करें? तो जाति गणना करो क्या। अब सब लोग कह रहे हैं, अब राहुल गांधी पे बोल रहे हैं, हमारे यहाँ के जो है बीजेपी के अध्यक्ष जो बावनकुळे, उन्होंने भी कहा कि होना चाहिए जाति जनगणना। हम तो जो है भाई जाति जनगणना करो और हमको अगर कुछ 100% न्याय नहीं मिला, 80% तो न्याय दे दो। तुम 50% भी न्याय अगर कम मिल रहा है, तुम करे तो करे क्या? और इसके लिए मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं पकड़ना सकता हूं, क्योंकि अभी तक जैसे कि मैंने कहा, अभी ये समझो ना 5, 7, 8 साल से जो है महाराष्ट्र में जो है एक देखिए 2014 से 2019 तक उनकी सरकार थी बीजेपी और शिवसेना की। बाद में जो 19 के बाद में जो उद्धव ठाकरे की सरकार, हम भी थे उधर 2 साल, फिर अभी जो है फिर से जो है यह नई सरकार बनी। अब उसके पहले तो कांग्रेस थी। अब दोष हम दे इल्जाम तो किसको दे? तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ जो पार्टी अब है यहाँ, और मोदी साहब वो खुद भी जो है ओबीसी कहलाते हैं, तो हम तो रोना धोना उनके सामने करते हुए हम कहेंगे कि भाई आप सब मिलकर जो हमको न्याय दे दो। नहीं, लेकिन एक सवाल उठता है भुजबल साहब की, कांग्रेस पार्टी के जो मौजूदा नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इन दोनों लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि अतीत में, पास्ट में आपकी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के मामले में ये कमी है, ये कमी थी, ये गलती की, वो मान लेते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा 2024 का मैनिफेस्टो एक टर्निंग पॉइंट है। राहुल गांधी जातिवार जनगणना की डंके की चोट पर घोषणा कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर बैठे कई लोग नाराज भी उनसे हो जाते हैं, उसकी परवाह वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं उसकी परवाह कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, जबकि आप जिस अलायंस से जुड़े हैं, जो केंद्र में मोदी और शाह जी का अलायंस खुलेआम जातिवार जनगणना का विरोध करता है, उसका बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने खुलेआम इसका विरोध किया है। और आज की तारीख में जो मेजर डिफरेंस है इंडिया अलायंस में और एनडीए में, वो ये है कि एक बड़े मुद्दे पर, जातिवार जनगणना पर, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो मेरा ये कहना है कि आप जैसे लोग जो जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं, जो एफर्मेटिव एक्शन के पक्ष में हैं, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं महाराष्ट्र में कि भाई सभी को, एनडीए को जातिवार जनगणना पर एक साथ होना चाहिए? देखिए, मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आया है, ठीक है, धन्यवाद। मगर जब केंद्र ने कहा कि भाई चलो हमने जो है अलग अलग स्टेट अगर करना चाहते हैं तो करें, तो बिहार में जो है नीतीश कुमार जी ने तो किया, जहां 63% जो है ओबीसी निकले। तो भाई राजस्थान में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, करना चाहिए था ना। ठीक है, अभी तो आप बोल रहे हैं, तो जब नीतीश कुमार कर रहा था तो तुम लोग क्यों नहीं किए? ये भी तो सवाल है। तो बात यह है कि इसमें जो है हम तो यही बोलेंगे, मोदी साहब को भी बोलेंगे और उनको भी बोलेंगे, अब विपक्ष के लोग, कि भाई सब लोग एकजुट होकर ये हमारे जाति गणना करो क्या, हमार और ये पिछड़ों को जो है न्याय देने की कोशिश करो, और क्या जी, करें। एक प्रश्न उठता है कि अभी पिछले दिनों में आपका मराठी अखबारों में मैंने आपका एक बयान पढ़ा। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा भी कि छगन भुजबल साहब का मराठी में जो ये छपा है, क्या मतलब इसका है?
तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में भी छपा है वहाँ के अखबारों में, मैंने वो भी पढ़ा। आपने बोला कि महाराष्ट्र में थोड़ा-थोड़ा देखता हूँ कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए कुछ सिम्पैथी जैसी है लोगों में। इस बयान का क्या मतलब लगाया जाए? देखिए, जब उद्धव ठाकरे की बहुत सारे लोग यहाँ आ गए, शरद पवार के भी जो है 90% लोग निकल गए एमएलए, उसके बावजूद उनकी रैलीज हो रही है। होना तो ये था कि दोनों की रैलीज बिल्कुल फ्लॉप होनी चाहिए थी, जी, और रैलीज हो रही है। ये बिल्कुल साफ है कि मोदी साहब की रैली कई गुना उनसे बढ़कर है, ये बात तो अलग बात है, वो तो उसमें दो राय नहीं है, मगर उनकी रैली सक्सेसफुली वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब सब लोग भी गए, सब एमएलए, कई एमपीज गए, सब निकल के, फिर भी अगर ये जमीन पर अगर इनकी रैलीज हो रही है, तो इसका मतलब है कुछ लोग अब अभी भी उनके साथ में है, और वो शायद वो सिंपैथी के तौर पर है। मगर आज भी जो है ज्यादा वेटेज तो है, जब मोदी साहब की जो रैलीज हो रही है, तो कई गुना बड़ी हो रही है। और आज सामने ये है कि ये सहानुभूति का ये बात जो है हमारे राज्य तक ठीक है, मगर जब देश की बात आती है, तो देश का नेतृत्व कौन करे? तब हम लोग कहते हैं कि भाई एक मजबूत हाथों में इस देश का नेतृत्व होना चाहिए, और मोदी साहब फिर से वहां बैठने चाहिए। ठीक है, आप एनडीए में हैं तो आप ज़रूर ये बात कहेंगे, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों के प्रति सिम्पैथी है समाज में, महाराष्ट्र के समाज में। मैं भी महाराष्ट्र इलेक्शन कवर करने गया था, फिर एक सेमिनार में भी पहले मैं गया था। तो मैंने भी देखा कि एक लोगों में यह है कि महाराष्ट्र के बाहर की शक्तियाँ या बाहर के जो नेता, ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों को कमज़ोर किए, दोनों को तोड़-फोड़ कर दिए उनकी पार्टी में। अब बाहर की शक्तियों का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोगों की सिंपैथी अगर इन लोगों के प्रति है, तो क्या ये चुनाव में आपके हिसाब से रिफ्लेक्ट होगी? क्या चुनाव के नतीजों में ये सिंपैथी दिखेगी? अभी पुणे में मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया शरद पवार के बारे में कि ये भटकती हुई आत्मा है। इससे जो है न केवल मराठा बल्कि जो महाराष्ट्र के आम लोगों में एक नाराजगी मैंने महसूस की कि लोग तरह तरह की बातें कॉफी हाउस में, चाय घरों में कह रहे हैं कि ये भटकती आत्मा कहने की कोई जरूरत नहीं थी प्रधानमंत्री को। तो ये सिंपैथी का जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये चुनाव के नतीजों में भी दिखेगा? कि एक बड़ी वेव सुनामी उनकी आई, ये बात नहीं मैंने कहा, मैं बोला थोड़ी सिंपैथी उनकी तरफ भी है, रैलीज हो रही है। अब आपने कहा कि हम लोग आए, भाई अभी तक तो उद्धव जी ठाकरे वो बीजेपी के ही पक्ष में लड़ रहे थे, उनके साथ बैठे थे, ठीक है। जी। अच्छा, ये हमारे पवार साहब 5-6 बार उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने की चर्चा की, कोशिश की, फिर पीछे लौटे, बातचीत शरद की, फिर शरद पवार साहब, शरद पवार की बात कर रहे हैं या अजित पवार की? शरद पवार की बात कर रहा हूँ। अच्छा। 2014 में भी चर्चा हुई। आपको शायद याद हो कि जैसे ही बीजेपी विधानसभा इलेक्शन में, असेंबली में बीजेपी ने शिवसेना को अलग से छोड़ दिया कि तुम अलग लड़ो, हाँ। वैसे ही हमारे पार्टी ने कांग्रेस को बोला कि तुम अलग लड़ो, तो सब अलग अलग लड़े। जब रिजल्ट आया, तो हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि हम भाजपा की जो सरकार बनी है, हालांकि वो जो है मेजॉरिटी में नहीं है, मगर गिरने नहीं देंगे, हम उनको बाहर से सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। जी। अगर चाहते तो शिवसेना के साथ बैठकर जो है भाजपा की सरकार नहीं बना देते, फिर भी जो है उन्होंने भाजपा की सरकार बनाने में मदद की। फिर 2017 में बातचीत हुई, 2019 में इलेक्शन के पहले बात हुई, इलेक्शन के बाद में बात हुई, शिंदे जाने के पहले बात हुई, शिंदे जी।
जाने के बाद में भी बात हुई। अब सारे जो है 54 हमारे जो है विधायक है, उन्होंने लिख कर दिया था कि भाई हमको जो है सरकार में जाना है। तो शरद पवार बोले कि मैं इस्तीफा देता हूं, सुप्रिया सुले अध्यक्ष बनेगी पार्टी की, और तुम जो करना है करो, क्या मैं अलग से रहूंगा। इसलिए उन्होंने इस्तीफा पार्टी का अध्यक्ष पद का दिया था, याद है आपको? बिल्कुल। दिया था ना? जी हाँ। अब दिया था तो 3 दिन में वो वापस भी ले लिया। अब हम क्या समझे, तो समझे कि अगर वापस लेना होता तो दिया क्यों, दिया है तो डटे रहना चाहिए। लेकिन अब शरद ये जो पवार। आगे पीछे होता रहा, तो इसलिए जी। अजित पवार बोला कि भाई मैं कई बार जो इनके साथ वो मोदी साहब और शाह साहब के साथ बैठा हूं, और यह लोग बोलते रहे कि हम आता हूं तुम्हारे साथ बनाता हूं, तुम्हारे साथ बनाता हूं, शिवसेना का छोड़ दो, शिवसेना का छोड़ दो। और जब जब समय आया तो बीजेपी को छोड़ के शिवसेना के साथ चले गए। तो मैं क्या कर, चलो हम बोलो चलो ऐसा भी है, अगर आगे पीछे हो रहा है तो हम तुम्हारे साथ है, सब लोग चल गए। लेकिन भुजबल साहब, आप तो जो ये कह जो रहे हैं। है खामियां जो है, क्या जी। ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे ही गए, खामियां तो उनके जो उनकी वजह से, अगर डटे रहते कि नहीं बातचीत में नहीं करेंगे उनसे, हाँ। क्या ना अंदर से सपोर्ट ना बाहर से सपोर्ट, तो बात अलग थी। जो काम कांग्रेस करती रही ऐसा उनको करना चाहिए था ना। लेकिन भुजबल उन्हें साहब, तो मैं एक समझना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि शरद पवार ढुलमुल थे, कभी उधर जाते थे, कभी इधर जाते थे। ये बिल्कुल। बात अजित पवार ने भी ये बात कही है पिछले दिनों कि शरद पवार जी 50% बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे। 50%। मैंने नहीं जब नहीं ये नहीं नहीं, 50% कैसे जाएगा भाई? क्या उन्होंने क्या कहा, मैं इस्तीफा देता हूं, हाँ। सुप्रिया सुले अध्यक्ष बने और तुम सब लोग जाओ, तो 100% हो गया। 50% काहे का हो गया? ना कभी जो आज अजित पवार 50% की बात कही, ये बिल्कुल आप जो है कुछ गलत फहमी में हो कि जाना है तो सब जाएंगे, 50% जाएंगे। और 54 के 54 लोग जो है सिग्नेचर कर देते, हमारे 54 में से 100% एमएलए विधायक हमारे सिग्नेचर कर दे। तो बात यह है कि ये ऐसी बात नहीं, प्रफुल्ल पटेल था वो तो सारी मीटिंग में, उनसे पूछो, वो तो हमेशा जो राइट हैंड ही था पवार साहब का, क्या कर रहे थे दिल्ली में, पूछो उसको। हम तो लड़ रहे थे, हम्म। क्या मोदी साहब के सामने भी जो हम खड़े होकर क्या हम्म। सिरा तान कर लड़ रहे थे, क्या इसका जो भी जो है भुगतना पड़ा वो भी हमने सहन किया है। और तुम लोग जो है पीछे के दरवाजे से जाके उधर बातचीत करते रहे, तो हम क्या करें? तो क्या आप ये मानते हैं कि जो विभाजन हुआ है एनसीपी में, उसके मूल में उसका मुख्य कारण है शरद पवार का राजनीतिक तौर पे ढुलमुल होना? यस, वो अगर जैसे कांग्रेस खड़ी रही नहीं, तो बस उनको कहना था कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, क्या? तो क्या कांग्रेस पार्टी में शरद पवार की पार्टी का अगर बहुत पहले विलय हो गया होता एनसीपी का, जहां से फूट करके एनसीपी बनी, तो क्या यह समस्या महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा के लिए खत्म हो गई होती? उर्मिलेश भाई जी, मैं ये हाइपोथेटिकल जवाब सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ? अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो तैसा होता, अब इसके बारे में मैं क्या हूँ? अब ये तो ज्योतिष वगैरह उनसे पूछ लीजिए भाई क्या होता क्या नहीं। लेकिन आपको राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन के रूप में कैसे लगते हैं? ये बात तो सही है कि उनकी जो पप्पू पप्पू करके जो छवि लोगों में तैयार की गई थी, वो अब नष्ट हो गई है, ये तो आपको सबको मानना चाहिए। जी। तो दोस्तों, ये रहे छगन भुजबल। आपने इनसे हमारी खुली बातचीत देखी, आपने उनको भी जिस खुलेपन से उन्होंने बातें कही हैं वो भी आपने सुनी। आप जरूर बताइएगा कि हमारे इस नए चैनल पर आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। आपकी हर भावना का, हर विचार का हम स्वागत करते हैं और अपनी कमियों को सुधारने की हर संभव कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।